वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी गाइस और स्वागत है आपका मेरी क्लास में। तो गाइस शानदार क्लास के साथ मैं हूं तैयार। आपको 40 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और सारे के सारे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे अगर नए आए हैं, और लाइक शेयर कीजिएगा गाइस, रिक्वेस्ट है। और यही एक रिक्वेस्ट रहती है, लाइक शेयर करते हैं मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं बेहतरीन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न हैविंग मेट हिज ऑफस्प्रिंग सिन एंड डेथ एस्केप हिल अक्रॉस द गल्फ ऑफ कॉज एंड लैंड्स ऑन द सन वेयर ही कन्वर्सेस विद द एंजल यूरियल। बताइए। तो सीधा सीधा ये मतलब है कि लॉस्ट और मतलब पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न है हैविंग मेट हिज ऑफस्प्रिंग सिन और डेथ से कौन सी बुक के अंदर मीट करता है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बुक 2 की बात हो रही है ना, बुक 2 में। Who borrowed the term मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन से मेटाफिजिकल नाम का जो ये टर्म है, ये कौन बोरो करता है। तो जॉन ड्रैडन ने जो है इस टर्म को बोरो किया था। किससे? डॉक्टर जॉनसन से। किसने किया था? जॉन ड्रैडन ने। ठीक है। Who among the following has indicated that both the golden stair to heaven and the causeway to hell in paradise lost are sources of humor। ठीक है, किसने ये इंडिकेट किया है कि both the golden stair or to heaven and causeway to hell in paradise lost are sources of humor। ये दोनों ह्यूमर की सोर्स हैं। तो ये बात किसने कही है? प्रोफेसर टिलियार्ड ने। प्रोफेसर टिलियार्ड की ये स्टेटमेंट है। Who in his studies Milton 1951 has a number of perspective remarks about humor in Paradise Lost। भाई who in his study in Milton है ना, अपनी स्टडी में मिल्टन के खिलाफ जो है 1951 में हैज अ नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव रिमार्क्स, बहुत सारे रिमार्क्स दिए हैं अबाउट ह्यूमर के बारे में पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। ये किसने किए हैं? तो ये टिलियार्ड। ठीक है, ये भी टिलियार्ड है आपके। Dr. Clement Franks, one of the participants of the slave eradication expedition, was allowed by stood to return home along with the। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, लेंदी क्वेश्चन है बट आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए कि इसकी थीम क्या है, तो ये कहाँ से हो सकता है। स्लेव इरेडिकेशन एक्सपेडिशन was allowed to stood to return home along with the 10 carriers who could not march. After much suffering and struggle, he reaches England. He submits the report of the expedition to Bastable and discloses Stuart's plan to reaching the diamond fields of the Kasai River and claim to have discovered them। तो यहाँ द अबो इवेंट्स टेक प्लेस इन द प्ले। तो ये जो टेक प्लेस करती है, ये फॉरेस्ट नाम का प्ले है जो कि गाल्सवर्दी का है। ठीक है, गाल्सवर्दी का प्ले है ये, फॉरेस्ट नाम का। ठीक है, इसी में मिलता है आपको। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इस गिवन वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है क्या है। तो एंग्विश। तो एंग्विश का क्या होता है भाई? एंटोनिम देना है। एंग्विश होता है थोड़ा एक तरीके से टायर्ड होना, थोड़ा मतलब अनईजी महसूस करना। जैसे हम थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस करते हैं किसी जगह पे जाके, तो उसको कह सकते हैं आप एंग्विश। तो यहाँ इसका एंटोनिम है कंफर्ट। ठीक है, कंफर्ट जोन में जब आ जाता है व्यक्ति। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको असिस्टेंस का एंटोनिम देना है। तो असिस्टेंस का एंटोनिम होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड गार्निश। गार्निश का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? देखिए, गार्निश करना क्या होता है? पालन पोषण करना भी कह सकते हैं, किसी को बहुत अच्छे से रखना, रख रखाव करना किसी चीज का। तो टू एडॉर्न आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू। बिना टू के लगाए आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो ये आपका देखिए इस तरीके से बन जाएगा, ही इज टू ऑनेस्ट टू रेस्पेक्ट अ ब्राइब, है ना, ये इस तरीके से है। तो जब आप इसको बनाएंगे, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। ठीक है, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। तो ए पे जा सकते हैं आप। Fill in the blank in the sentence given below with appropriate word। The minister promised look। तो look के साथ आप क्या? the grievance। तो देखिए look into होगा यहाँ पे। look after अलग चीज हो जाती है, देखभाल करना वो एक फ्रेजल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर look into की बात होगी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ बी हो जाएगा आपका। चूज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चूज करना है। माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। तो इसका आप कैसे बनाएंगे? तो आई वॉज बींग टेकन टू प्रिजन बाय माई कैप्टिव। आई वॉज बींग टेकन टू प्रिजन बाय माई कैप्टिव। तो ए है। ठीक। यस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सही सेंटेंस कौन सा होगा इनमें से? तो दिस बुक इज प्रीफरेबल फ्रॉम नहीं आता, प्रीफरेबल टू होता है। दिस बुक इज प्रीफरेबल देन भी नहीं होता, दिस बुक इज प्रीफरेबल टू, ये बिल्कुल सही है, सी वाला।
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट। तो वी आर नाउ कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट के साथ आप क्या यूज करेंगे? ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ का यूज करते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, लेट मी एक्विंट। एक्विंट के साथ आप किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं, तो ये आपका जो है बी ऑप्शन सही है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, डू नॉट क्वारल। अच्छा, क्वारल के बाद यहाँ पे मैं लगाना भूल गई, तो क्वारल के बाद आपको स्पेस है तो यहाँ पे डालना है। तो क्वारल, क्वारल के लिए क्या लगाते हो? क्वारल के साथ भी आप विद का यूज करते हो, क्योंकि किसी के साथ ही तो लड़ते हैं ना आप लोग, तो क्वारल विद हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक। गो आउट, इफ यू गो आउट, यहाँ से है ये, इफ यू गो आउट आई डैश द क्रिकेट मैच, है ना। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके साथ आप बिल्कुल फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो शैल वॉज, फर्स्ट कंडीशनल है ये, तो यहाँ पे शैल वॉज का आप यूज कर सकते हैं। द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फिनोमिना। देखिए इसका सिंगुलर फेनोमेनन होता है, फेनोमेनन। द प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन डॉक्टर की जो प्लूरल फॉर्म होगी तो इसको आप कैसे बनाएंगे? यस, तो यहाँ देखिए वुमेन भी प्लूरल हो जाएगा और डॉक्टर भी प्लूरल हो जाएगा, तो ऐसा किसमें देखने को मिल रहा है? ऐसा हमें बी में मिल रहा है, तो वुमेन डॉक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एरर का है। तो देखिए इसमें आपको क्या एरर नजर आता है? 18 क्वेश्चन 19 और अच्छा 19 दो हो गए क्या? चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा 18 में आपको जो है क्या मिल रहा है? यहाँ आपको एरर बताना है। तो 40 किलोमीटर्स आर, देखिए कोई भी दूरी हो, कोई भी आपकी इस तरीके से दूरी है तो वहां आप आर का यूज नहीं करेंगे, इज का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें 19 में क्या एरर है? द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। तो अगर यहाँ हैव आया है ना तो यहाँ पर आप इट्स का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ होता हैज तो आप इट्स का यूज करते, क्योंकि वो सिंगुलर होती। जूरी दोनों तरीके से यूज होती है, प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से यूज हो रही है। अगर यहाँ पे हैव का यूज हुआ है तब आप क्या यूज करेंगे? तब आप यहाँ पे देयर का यूज करेंगे, ना कि हिज का। ठीक है, यस, इट्स का यूज नहीं करेंगे, आप देयर का यूज करेंगे यहाँ। तो यहाँ इट्स आपका रॉन्ग हो जाएगा, THEIR हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। अब आप देख लीजिए 19 सेंटेंस को, दोबारा से आ गया। अच्छा, ही इज द बॉय हु हैव हेल्प्ड मी। तो ही इज द बॉय, ये है वह लड़का है, तो हु हैज हो जाए, हु हैज, ही इज द बॉय हु हैज, है ना। तो क्योंकि सिंगुलर है वो, तो यहाँ पे आप किसकी बात करेंगे? यस, ही इज द बॉय हु हैव, हु हैज है ना, हु हैज हेल्प्ड मी। यस, हैव यहाँ पे आपका गलत है। ठीक है, हैव आपका गलत है, हैज का यूज करेंगे आप, क्योंकि सिंगुलर है लड़का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, पहला कह रहा है कि केस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स। केस इज, केस क्या है? ये एक मॉडिफिकेशन है नाउन का, टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड, दिखाने के लिए इसका जो रिलेशन है दूसरे वर्ड के साथ, इसको हम केस कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। और नॉमिनेटिव केस हैज नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब, बिल्कुल गलत बात है, होती है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस की तो होती ही है बिल्कुल वर्ब से, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके करेक्ट हैं। अच्छा, एक बार रूल पढ़ लीजिए, क्या रूल होते हैं? देखिए, पजेसिव केस डिनोट्स ओनरशिप, बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्टिव केस डिनोट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। चलिए अब आगे, यहाँ पे आपको बताना है, ये देखिए TGT 2016 में भी ये क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स इंक्लूड द कार्डिनल, अच्छे से देखिए इसको, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स इंक्लूड द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल नंबर्स, दोनों ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों होते हैं इसमें। और पार्टिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं डिनोट अ पार्ट ऑफ अ क्लास, बिल्कुल ठीक बात है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट क्वालिटी काइंड ऑफ कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो डी है, प्रॉपर एडजेक्टिव आर नॉन डिस्क्रिप्टिव, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होते हैं तभी तो उनका ऑब्जेक्ट दिया होता है, तभी तो उनका एडजेक्टिव दिया होता है। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज साइंस, द अंडरलाइंड वर्ड, अच्छा अंडरलाइंड वर्ड यहाँ पे किया हुआ नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, टीचिंग इज अ साइंस, तो यहाँ टीचिंग को ही मानते हैं, टीचिंग को ही आप मान लीजिए। तो ये आपका देखिए TGT 2016 में जो आयोग ने इसका आंसर माना है वो वर्बल नाउन माना है। ठीक है, वर्बल नाउन। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड बताना है आपको। तो मेकाबर होता है, MACBRE, बी हो जाएगा इसमें सही आंसर। मेकाबर होता है जघन हत्याकांड, नरसंहार कहते हैं जिसको, है ना, बहुत सारे लोग एक साथ मार दिए जाते हैं इस टाइप से। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड ओकेजन, ओकेजन का करेक्ट स्पेल्ट वर्ड होता है, देखिए ओकेजन में आपके पास में डबल C होता है, S होता है आपका सिंगल, तो डबल C कहाँ पर है और S सिंगल, तो पहला ही नजर आ रहा है मुझे तो सही, है ना।
यस, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड 2004 में क्वेश्चन आया है एकोमोडेट का। तो एकोमोडेट में डबल सी होता है, डबल एम होता है, तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द एनालिसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न्स ऑफ हैंड राइटिंग विद अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द राइटर। इसको क्या कहा जाएगा? द एनालिसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न्स ऑफ हैंड राइटिंग विद अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द राइटर। तो इसको गाइस कहते हैं यस ग्राफोलॉजी कहा जाएगा इसको। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। द स्टडी ऑफ रिलीजन को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको थियोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ रिलीजन को। द जूरी, अच्छा द जूरी डिवाइडेड इन देयर, देखिए आपको यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है? आपको इसको अकॉर्डिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्लूरल है, ये प्लूरल यूज हो रहा है, तो जूरी के साथ आप क्या यूज करेंगे? डिवाइडेड, जूरी डिवाइडेड हो गई, तो देख लीजिए एक बार यहाँ पर कौन सा सही लगेगा। तो वोज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट है तो वोज का यूज कर लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। द कमेटी डिसाइडेड, देखिए कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग। कमेटी भी आपकी हमेशा क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं कमेटी में, तो इस तरीके से आप क्या यूज करेंगे कमेटी के लिए? कमेटी के लिए आप यूज कर सकते हैं देयर का, प्लूरल का यूज होगा, कमेटी वर्ड प्लूरल होता है बिकॉज, क्योंकि हिज हर का यूज होगा नहीं, और अवर का या तो इट्स का हो सकता है, हिज हर का यूज होगा नहीं, अवर का भी नहीं होगा, तो यहाँ देयर का यूज बिल्कुल सही है। एपिक टीचर इज अ टर्म दैट द जर्मन प्लेराइट इन द 1920s अप्लाइड टू हिज प्लेस। तो यहाँ एपिक, सॉरी टीचर कह रही हूँ मैं, सॉरी, एपिक थिएटर की बात हो रही है। तो एपिक थिएटर ये कह रहे हैं कि भाई किन्होंने, मतलब यहाँ ब्लैंक में आपको इनका नाम डालना है जिन्होंने इसके बारे में बताया है। तो इस टर्म के बारे में जर्मन प्लेराइट हैं, 1920 में बताया था, और किसी प्ले में इन्होंने अप्लाई किया था, तो ये आपके हो जाएंगे ये, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल आइडिया और थॉट, लाइक गाइस कमेंट भी जरूर कर दिया कीजिए, और मुझे ये भी बता दिया कीजिए कि अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए, मतलब आपको कुछ पढ़ना है मुझसे, तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी आपको देती रहूंगी बीच बीच में, है ना। बाकी क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो मोटिवेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कर दिया कीजिए। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल आइडिया और थॉट about a specific subject expressed in a witty, satirical and funny manner, तो इसको आप कहते हैं epigram, ठीक है। A Christian feast day that celebrates the revelation of God in grace at Jesus, तो इसको क्या कहा जाएगा? एपिफेनी कहा जाता है ना। एपिफेनी पे कौन सा प्ले डिपेंड है? शेक्सपियर का ट्वेल्थ नाइट, राइट, ट्वेल्थ नाइट की बात करते हैं, एपिफेनी है उसमें। एपिथेलेमियम, और इन द लैटिन वर्ड एपिथेलेमियम, एपी इज अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट, तो ये मैरिज सेलिब्रेशन के लिए होता है, मैरिज सेलिब्रेशन के लिए होता है ये वर्ड आपका, ठीक है, यस, मैरिज सेलिब्रेशन के लिए। एन एडजेक्टिव और फ्रेज दैट इज यूज टू डिस्क्राइब somebody something's character, है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्पेशली इन ऑर्डर टू स्टे समथिंग गुड और बैड हैबिट somebody something, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? तो ये आपका रहेगा एपिडेट, ठीक है। किसी को डिस्क्राइब करते हुए जब हम उपाधि दे देते हैं उसको, तो उसको एपिडेट कहा जाता है। एन ऑफेंसिव, an inoffensive expression used in place of a blunt one that is felt to be disagreeable or embarrassing। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं ना, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई है, तो आप वहाँ पे डेथ मर गया कहने से बेहतर होता है कि वो भगवान को प्यारे हो गए, या फिर स्वर्गवासी हो गए, इस तरीके से आप यूज करते हैं, तो यूफेमिज्म इन वर्ड्स को कहा जाता है। A term applied to language which strikes the ear as smooth, pleasant as musical, तो देखिए ये यूफोनी होता है, जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम मधुर लगता है, इसको आप यूफोनी कहते हैं। अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड, लाउड और अनप्लीजेंट साउंड, देखिए यूफोनी तो मधुर आवाजें हो गई, तो इसको आप काकोफोनी कहेंगे, जो सुनने में बहुत हार्श लगे, रफ लगे, ठीक है। और a peculiar mannered style of English prose that takes its name from a prose romance by John Lyly. It consists of a preciously ornate and sophisticated style, employing a deliberate excess of literary devices such as antithesis, alliterations, repetitions, and rhetorical questions. तो बताइए इसमें क्या होगा आपके पास इसका आंसर? तो बिल्कुल गाइज यूफेमिज्म हो जाएगा, ठीक है, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म है इसमें भी, यूफेमिज्म नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यूफेमिज्म अलग चीज हो जाते हैं, ये यूफियज्म कहा जाएगा, इसको यूफियज्म कहा जाएगा, बी,
ठीक है, पढ़ लीजिएगा ये क्वेश्चन एक बार और अगर समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज ओवरली ornate prose text that may disrupt a narrative flow by drawing undesirable attention to its own extravagant style of writing, thereby diminishing the appreciation of the prose overall। क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा पर्पल प्रोज। क्या कहा जाएगा, पर्पल प्रोज। किसको कहेंगे आप पर्पल प्रोज, देख लीजिए। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म ओवरली ऑर्नेट प्रोज टेक्स्ट होता है, कुछ कीवर्ड पकड़ा करिए, ओवरली ऑर्नेट प्रोज टेक्स्ट है ना। और इसमें क्या होता है, अनडिजायरेबल अटेंशन होती है, एक्स्ट्रावेजेंट स्टाइल होता है राइटिंग का, और डिमिनिशिंग और एप्रिसिएशन ऑफ द प्रोज ओवरऑल। ठीक है, तो गाइज यहीं तक का था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।